मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्टोरी को हम कंप्लीट कर रहे हैं और एनसीईआरटी हिस्टोरी के क्लास 8 का जो चैप्टर है वह 8 है और कल एक पार्ट ए वीडियो इसका कंप्लीट किया गया था और आज अगला सेशन हम कंप्लीट करेंगे। तो यह वीडियो सी-टेट जुलाई 2024 एवं अन्य जीके जीएस पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर 8 एनसीईआरटी हिस्टोरी के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्रांतिकारी हिंसा का एक कोटेशन और परिषद और मुख्य रूप से जन राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस पीरियड से हुआ, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो क्रांतिकारी हिंसा क्या होता है? तो क्रांतिकारी हिंसा समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग जब होता है, समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग जो होता है या उपयोग किया जाता है, तो वह क्रांतिकारी हिंसा कहलाता है। अब परिषद क्या होता है? तो प्रशासकीय, सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था होती है। मनोनीत भी होती है और निर्वाचित। निर्वाचन द्वारा भी इसके तो सदस्य होते हैं और मनोनयन से भी मनोनीत करके भी होते हैं। प्रशासकीय, सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्व को निभाने के लिए। अब चलिए शुरू करते हैं। जन राष्ट्रवाद का उदय यह कैसे हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में बात है 1919 की, कि 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? तो पहले विश्व युद्ध ने, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, तो वह पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। तो भारत सरकार के रक्षा व्यय में किसमें इजाफा हुआ? तो रक्षा व्यय में। इस खर्च को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहा था, जैसा कि आप अध्याय 6 में पीछे देख चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियां की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों को किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। जो भारतीय सिपाही
दूसरे देशों में विश्व युद्ध हुआ था, तो दूसरे देशों में अंग्रेज़ों ने भेजा था, तो वहाँ जाकर इन्होंने देखा कि एशिया और अफ्रीका में ये अंग्रेज़ काफ़ी शोषण कर रहे थे। इन्होंने अब सोचा कि भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया जाए, क्योंकि यहाँ भी शोषण हो रहा है और इन्हें भगाया जाए। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली। इसी बीच महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आगमन होता है और यहाँ से गांधी युग शुरुआत होता है। तो चलिए महात्मा गांधी का आगमन को देखते हैं। इनकी हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो यहाँ से सीधे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। उस समय उम्र कितनी थी गांधी जी की? तो 46 वर्ष। वे वहाँ पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का उन्हें मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनकी शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में, ये देखिए, ये जो है ये उस समय के विचारधारा समाज भारतीय राजनेताओं के ग्रुप फोटो है, सामने आए। इस आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों का हड़ताल हुआ था, तो वहाँ पर महात्मा गांधी ने जा करके उनका सपोर्ट किया था और उनका नेतृत्व किया था। तो अहमदाबाद मिल मजदूर का कब हुआ था यह हड़ताल? तो 1918 में हुआ था। आइए अब 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों को कुछ गहराई से देखें। तो इसी बीच एक रालेट सत्याग्रह होता है। बात घटना है 1919 की। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रालेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। तो रालेट एक्ट कब आया था? तो रालेट एक्ट आया था 1919 में, और उसी के खिलाफ में गांधी जी ने सत्याग्रह, किसका आह्वान किया था? सत्याग्रह का। तो यह कानून जो है, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। तो यह कानून जो है इतना कठिन और कड़ा था कि आपकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी, मान लें जो अभिव्यक्ति आप बोलने की स्वतंत्रता थी, उस पर यह अंकुश लगा दिया था, जो कि एक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार होता है बोलना, अभिव्यक्ति का, अपनी विचार को रखना, बोलने के माध्यम से अपने विचार को रखना एक अधिकार होता है। उसी पर इस कानून के द्वारा जो है अंकुश लगा दिया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत, क्या नाम दिया? रालेट एक्ट को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। तो शैतान की करतूत किस कानून को कहा गया था? तो रालेट एक्ट। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए
6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। तो अपमान और याचना दिवस किस कानून के विरुद्ध में मनाया गया था? तो रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध में मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को। और कैसा? अहिंसक, हिंसा नहीं के साथ अहिंसक, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के ही पुजारी थे। तो 6 अप्रैल 1919 को अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया और हड़तालें की जाएं, आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। ये देखिए, तो रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कहा जाए कि पहला अखिल भारतीय संघर्ष कौन सा था? तो रॉलेट सत्याग्रह था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। तो 13 अप्रैल 1919 की जो विदारक घटना है, जो 13 अप्रैल 1919 की जालियांवाला बाग हत्याकांड जिसे आप सुने होंगे, जो जनरल डायर के द्वारा किया गया था, हजारों व्यक्तियों को गोली से खून दिया गया था उस चारदीवारी के अंदर बैठक कर रहे नेताओं के साथ। तो यह जो घटना हुई थी वह 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, बैसाख के दिन, जनरल डायर के द्वारा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किससे संबंधित है? तो रॉलेट सत्याग्रह से संबंधित है। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को, जिन्होंने क्यों लौटाया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के होने के कारण। और जालियांवाला बाग हत्याकांड किससे संबंधित था? क्यों वहाँ सभा हो रही थी? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रही थी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। तो ये देखिए, नाइटहुड क्या होता है? नाइटहुड क्या होता है? ये देखिए, ये सीन है जहाँ पे जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। यही वही परिसर है जहाँ जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी। नाइटहुड जो है, जो उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को, वह क्या कैसे दी जाती थी? तो ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि थी। कौन देता था? तो ब्रिटिश राजा रानी देते थे, अप्रतिम व्यक्तिगत सफलता या जन सेवा के लिए। तो ये उस जो है मिला था। अब चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों, यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य सभी धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। इसी के कड़ी में आगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भी होता है। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसको देखते हैं। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। तो ये जो खिलाफत आंदोलन था वह तुर्की के सुल्तान खलीफा के ऊपर सख्त संधि थोपने के कारण भारतीय मुसलमानों ने इसको शुरू किया था। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया
और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करे। 1921-1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, चित्तरंजन दास, C. राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। लोगों की पहलकदमी, कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी का अवमान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपनी आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाए। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। खेड़ा, ये गुजरात में है। खेड़ा गुजरात में पट्टीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। तो वन सत्याग्रह कहाँ हुए थे उस समय? असहयोग आंदोलन के समय में तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में वन सत्याग्रह हुआ था और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में शराब के विरुद्ध हुआ था और खेड़ा में भारी लगान के विरुद्ध हुआ था। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। देखते हैं महंत क्या होता है। महंत सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता जो थे उन्हें महंत कहा जाता था। सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता को महंत कहा जाता था। गैर कानूनी बेदखली क्या होती थी? पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना यानी उन्हें हटा देना गैर कानूनी बेदखली कही जाती थी। अब जो है उन्हें यकीन था कि गांधी जी, उन आदिवासियों को यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। सिंध जो मौजूदा पाकिस्तान में है, मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत आंदोलन और सहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन कहाँ हुए थे? तो पंजाब में हुए थे। अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाली बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। जनता के महात्मा महात्मा गांधी। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे।
परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता भी पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाई भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। देखिए, वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। ये चिट्ठी है। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी तैयार की गई। जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। दूर दराज के गांव में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है या क्या है, फिर भी सबने मान लिया कि वे जो कहते हैं वह सही है। उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी के लोग सरकार का विरोध नहीं मानते, बल्कि केवल जमींदारों का विरोध मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। अब देखिए, 1922 से 1929 की घटना है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी चैप्टर है, इसमें लंबा होता जाएगा, इसलिए आज हम इस पार्ट 2 चैप्टर को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो में कोई क्वालिटी अच्छी कोई दूसरी वीडियो भी चाहिए तो धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।